नमस्कार फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग ऑटो ट्रांसफ़र स्विच की वायरिंग करेंगे। कॉन्टेक्टर बेस हम लोग कैसे ऑटो ट्रांसफ़र स्विच बना सकते हैं, उसकी पूरी कंट्रोल वायरिंग समझेंगे और साथ ही साथ उसको प्रैक्टिकल हम लोग करके देखेंगे। तो सबसे पहले ऑटो ट्रांसफ़र स्विच पैनल होता क्या है ये हम लोग समझ लेते हैं। सपोज आपके घर में एक इलेक्ट्रिक बोर्ड का सप्लाई है और दूसरा आपका डीसी का सप्लाई है। आप चाहते हैं कि जब इलेक्ट्रिक बोर्ड का सप्लाई ऑफ हो जाए, ये किसी कारणवश बंद हो जाए, तो आपका डीसी ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाए और डीसी का सप्लाई से आपका घर का जो लाइन है या लोड है वो चलने लगे। ठीक है। और जैसे ही इलेक्ट्रिक बोर्ड का सप्लाई आता है, वापस डीसी के सप्लाई को ऑफ कर दें और इलेक्ट्रिक बोर्ड की सप्लाई से ऑन हो जाए। ठीक है। यानी कि अगर दोनों सोर्स है, इलेक्ट्रिक बोर्ड और डीसी की सप्लाई, उस कंडीशन में आपका इलेक्ट्रिक बोर्ड का जो सप्लाई है उसको प्रायोरिटी देना चाहिए, उससे वो चलना चाहिए। ठीक है। जब आपका प्राइमरी सोर्स है या इलेक्ट्रिक बोर्ड का सप्लाई है वो सोर्स ना रहे, उस कंडीशन में ही आपका डीसी का सोर्स आपका ऑन होना चाहिए। ठीक है। और इलेक्ट्रिक बोर्ड के सोर्स के आते ही डीसी के सोर्स को ऑफ कर देना चाहिए और वो सीएसबी के सोर्स में ऑन होना चाहिए या चलना चाहिए। तो ये जो इक्विपमेंट है या ऑटो ट्रांसफ़र स्विच है वो रेडीमेड भी मार्केट में उपलब्ध होता है। लेकिन अगर आप रेडीमेड नहीं चाहते हैं तो कॉन्टेक्टर बेस में हम लोग कैसे तैयार करते हैं उसके बारे में हम लोग आज यहाँ पे देखेंगे। ठीक है। ऑलरेडी मैंने इसका सर्किट डायग्राम नीचे बना के रखा हुआ है। पहले सबसे इसका सर्किट डायग्राम को समझ लेते हैं और इसके बाद इसका वायरिंग करेंगे। ठीक है। चूँकि यहाँ पे नंबर ऑफ सोर्स 2 लेना पड़ेगा, सो हमने 2 अलग अलग सर्किट डायग्राम बना के रखा हुआ है। फर्स्ट वाला जो इलेक्ट्रिक सप्लाई से कंट्रोल होगा और सेकंड वाला आपको डीसी की सप्लाई रहने से कंट्रोल होगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो मैंने ड्राइंग दिखाया है ये सिर्फ आपका कंट्रोल वायरिंग है। पावर वायरिंग यहाँ पे मैंने नहीं दिखाया है। तो पावर वायरिंग बहुत सिंपल है, वो मैं आपको आगे मैं बता दूंगा। ठीक है। इस ड्राइंग में देख लेते हैं क्या क्या हमने सामान दिया हुआ है। सबसे पहले ये आपका रिले है, जिसको कंट्रोल रिले बोलते हैं, ये आपका टाइमर है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हमने मेन कॉन्टेक्टर लिया है, पावर कॉन्टेक्टर। ये जो कॉन्टेक्टर पावर कॉन्टेक्टर रहेगा, आपका जो लोड है उसके अनुसार से आपको लेना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पे हमने रिले 2 है जो कि डीसी सप्लाई के लिए लिए हैं और डीसी के जो सप्लाई है उसके लिए अलग से अपने पावर कॉन्टेक्टर यहाँ पे लिए हुए हैं। ठीक। वायरिंग कैसे किए हैं उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। ये इलेक्ट्रिक बोर्ड का सप्लाई है, मतलब यहाँ पे सप्लाई आपका इलेक्ट्रिक बोर्ड का आएगा। तो सबसे पहले मैंने रिले 1 को पिकअप किया है, इसके कॉइल को सप्लाई दिया है। ठीक है। अब इसी रिले 1 के जो एनो है वहाँ से मैंने टाइमर को सप्लाई दिया है। ठीक है। तो जब सबसे पहले ये आपका रिले पिकअप होगा और ये जब पिकअप होगा तो टाइमर पिकअप होगा और टाइमर के पिकअप होने से क्या होगा, देखिए ये आपका यहाँ पे एनो दिया है। ठीक है। तो जैसे टाइमर पिकअप होगा एनसी हो जाएगा और इसके बाद में यहाँ पे डीसी जो मेन डीसी है उसका जो मेन कॉन्टेक्टर है उसका यहाँ पे एनसी दिया हुआ है। ठीक है। तो ये जब ऑफ रहेगा तो इलेक्ट्रिक बोर्ड का जो कॉन्टेक्टर है वो ऑन होगा। ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रिक बोर्ड का कॉन्टेक्टर तभी ऑन होगा जब हमारा डीसी ऑफ रहेगा। ठीक है। या जैसे ही टाइमर ऑन होगा हमारा इलेक्ट्रिक बोर्ड का जो कॉन्टेक्टर है वो ऑन हो जाएगा। दूसरा सोर्स आपको डीसी सप्लाई, इसके लिए भी हमने अलग से कंट्रोल रिले लिए हैं जो कि R2 करके लिए हैं। और यहाँ पर यहाँ पे R2 का एनो है, मैंने यहाँ पे शो नहीं किया, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे R2 का एनो आएगा और ये ऑपरेट होगा R2, तो यहाँ से हमको एनसी मिल जाएगा। और वैसे इलेक्ट्रिक बोर्ड का जो मेन कॉन्टेक्टर है उसके एनसी से होते हुए हम लोग डीसी के जो मेन कॉन्टेक्टर है उसको हम लोग ऑपरेट करेंगे। ठीक है। तो ये इसका कंट्रोल वायरिंग हो रहा है। यहाँ पे हमने रिले 1 व रिले 2 लिए हैं जो कि एक कंट्रोल रिले हैं। आप इसको लेने से फ़ायदा ये है, अगर आप इसको नहीं लेंगे तब भी आप वायरिंग कर सकते हैं, बट इसको लेने से फ़ायदा ये है कि अगर आपका वोल्टेज में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आता है तो आपका ये रिले ख़राब होगा, आपका जो मेन कॉन्टेक्टर है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है। सो आपको अलग से रिले लेना ज़रूरी है। अब इसमें लगने वाले इक्विपमेंट की बात कर लेते हैं, कौन कौन सा इक्विपमेंट लग रहा है। तो मैंने डीसी और सीएसबी के लिए 2 अलग अलग एमसीबी लेकर रखा हुआ है, डीपी एमसीबी लेकर रखा है। ठीक है। इसके अलावा 2 आपको पावर कॉन्टेक्टर लेना पड़ेगा, तो ये मेरे 2 पावर कॉन्टेक्टर हो गए। ठीक है। एक टाइमर लेना पड़ेगा, सो मैंने एक टाइमर यहाँ पे ले लिया है। ठीक है। और इसके अलावा आपको 2 कंट्रोल रिले लेना पड़ेगा। तो ये सारे इक्विपमेंट हैं और लोड को कनेक्ट करने के लिए, ये लोड को दिखाने के लिए मैं यहाँ पे एक लैंप का यूज़ करूँगा। तो चलिए हम लोग इसको वायरिंग करते हैं। इसका वायरिंग किस प्रकार से कर सकते हैं देखते हैं और प्रैक्टिकली इसको ऑन करके हम लोग देखेंगे। आप इस कंट्रोल वायरिंग का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ पे जो है
ये रिले 2 का एनो है, तो मैं रिले 2 यहाँ पे लिख देता हूँ। तो सबसे पहले वायरिंग हम लोग इलेक्ट्रिक सप्लाई या ईवी से या नॉर्मल जो सप्लाई है उसे करेंगे। सेकेंड में हम लोग डीजी वाले सप्लाई है उससे हम लोग वायरिंग करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक एमसीबी ले लिया है, ठीक है। और इसके बाद मेरे को एक R1 रिले लेना था, सो R1 मैंने रिले ले लिया है। तो इसके जो सप्लाई है उससे पहले ये जो R1 रिले है उसको ऑपरेट कराना है, तो वो इसका वायरिंग कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने जो रिले लिया है ये ओमरान कंपनी का रिले है। और इस रिले में कॉइल कौन सा होता है, कौन सा NONC होता है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका है। आप चाहे तो मेरे वीडियो का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि नंबर ऑफ़ पिन इसमें 8 है और A1 A3 ये जो कॉइल बोलते हैं वो 13 और 14 होता है। और 13 और 14 नंबर आपका ये यहाँ पे जो दिख रहा है 13 रहता है, ये 14 रहता है, ठीक है। तो इन दोनों कॉइल का हमको रिक्वायरमेंट है। इसके बाद हमको एक एनो की रिक्वायरमेंट है, तो इसमें से 9 कॉमन होता है, ठीक है, और 5 एनो होता है। वैसे 12 कॉमन होता है और 8 आपका एनो होता है। तो यहाँ पे मैं 9 और 5 को यूज़ करूँगा। 9 का जो टर्मिनल्स रहता है ये आपको 9 यहाँ पे रहता है और इसमें जो 5 रहता है वो यहाँ पे जो टर्मिनल दिख रहा है ये 5 रहता है। तो चलिए मैं इसका वायरिंग कर लेता हूँ पहले, है ना। तो एमसीबी की आउटपुट से मैंने फेज़ और न्यूट्रल 13 और 14 से मैंने कनेक्ट कर दिया है। आगे अब इसका एनो का वायरिंग करेंगे। तो ये वाला वायरिंग मैंने कर दिया, ठीक है। रिले 1 को मैंने डायरेक्ट सप्लाई दे दिया। अब रिले 1 के जो एनो है वहाँ से टाइमर को सप्लाई देना है, तो इसका वायरिंग कर लेते हैं। तो हमारा जो मेन सप्लाई है इलेक्ट्रिक बोर्ड का जो सप्लाई है वहाँ से सबसे पहले रिले 1 के कॉइल को सप्लाई देना था, सो हमने रिले 1 के कॉइल को सप्लाई दे दिया, है ना। 13 और 14 को सप्लाई दे दिया। अब इसके एनो से टाइमर को सप्लाई देना है, तो वो हम लोग सप्लाई दे देते हैं। तो अभी तक का वायरिंग हमने टाइमर का भी वायरिंग कर लिया, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमने एमसीबी के जो आउटपुट है उससे हमने रिले 1 के कॉइल को सप्लाई दिए हैं, ठीक है। और इस रिले के कॉइल कौन सा था आपका 13 और 14 था। 13 सप्लाई मैंने देखिए यहाँ पे फेस और न्यूट्रल दे दिया है, ठीक है। और यहीं से एक फेस मैंने कॉमन में दिया है जो कि आपका कॉमन 9 नंबर था, ठीक है। और इसके एनो से मैंने जो टाइमर है उसके कॉइल को सप्लाई दिया है, तो ये आपका 5 नंबर था। 5 नंबर से निकाल के मैंने फेस दे दिया A1 और A2 को मैंने डायरेक्ट सप्लाई दे दी, ठीक है। तो अब जैसे ही सप्लाई आएगा रिले 1 ऑपरेट होगा और उसके ऑपरेट होने पे आपका टाइमर ऑपरेट हो जाएगा, ठीक है। अब इस टाइमर के जो एनो है वहाँ से हम लोग जो मेन कॉन्टेक्टर है उसको ऑपरेट करेंगे, उसको कंट्रोल सप्लाई देंगे, ठीक है। और इंटरलॉक करने के लिए क्या करेंगे, जो मेन कॉन्टेक्टर आपका डीजी है उसके NC को यूज़ करेंगे। तो ये मेरा इलेक्ट्रिक बोर्ड का मेन कॉन्टेक्टर है और इस मेन कॉन्टेक्टर को टाइमर के एनो से इसको कॉइल को सप्लाई देना है। तो चूँकि मुझको यहाँ पे जो डीजी का जो मेन कॉन्टेक्टर है उसका एनो का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, सो मैं डीजी का जो कॉन्टेक्टर वो भी यहीं पे रख लेता हूँ ताकि एनो का वायरिंग कर सकें। तो ये डीजी की सप्लाई के लिए मैंने एक एमसीबी की जगह RCCB लिया हुआ है, ठीक है। और उसका एक मेन कॉन्टेक्टर मैं ले लेता हूँ, ये आपका मेन कॉन्टेक्टर हो गया। तो ये हमारा सामान पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसको वायरिंग करते हैं। तो अभी तक का वायरिंग देख लेते हैं। अभी मैंने क्या किया है, रिले जो 1 है उसके एनो से टाइमर की कॉइल को सप्लाई दिया है और टाइमर का जो एनो है उनसे मैंने इस कॉन्टेक्टर को सप्लाई दिया है, इसकी कॉइल को सप्लाई दिया है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे A1 और A2 ये जो टाइमर है इसका कॉइल है और आपको 25 × 28 इसका एनो है। तो 25 में मैंने देखिए आपको फेस सप्लाई दिया है और 28 से निकाल के मैंने कॉइल में दे दिया है आपका कॉन्टेक्टर, इलेक्ट्रिक बोर्ड का कॉन्टेक्टर के A1 में दे दिया है, ठीक है। और वैसे A2 क्या है, इसको कॉइल का दूसरा पॉइंट है, तो A2 में मैंने क्या किया है, ये मैंने न्यूट्रल दे दिया। देखिए A2 आपका दोनों में सेम दिख रहा होगा, तो ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट है और ये जो 28 से जो सप्लाई आया है वो आपका फेस है ये। तो इसको चालू करके देख लेते हैं। आप चालू करेंगे, जैसे चालू करेंगे आपका सबसे पहले टाइमर रिले 1 ऑपरेट होगा। रिले 1 के ऑपरेट होने से टाइमर ऑपरेट होगा और टाइमर के एनो से होते हुए आपका कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा, ठीक है। तो चलिए मैं सप्लाई देता हूँ। देखिए मैंने सप्लाई दे दिया, तो चलिए सप्लाई देते हैं। जैसे सप्लाई दूंगा आपको रिले 1 ऑपरेट होगा, रिले 1 के ऑपरेट होने से टाइमर ऑपरेट होगा और टाइमर के एनो से ये आपका जो मेन कॉन्टेक्टर है वो ऑपरेट होगा, ठीक है। तो मेन कॉन्टेक्टर को ऑपरेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि इसमें टाइमिंग सेट रहता है। आप ये जो टाइमर है इस टाइमर में आप
3 सेकंड से लेकर आपका 120 सेकंड तक आपका टाइम सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मेरा जो मेन कॉन्टैक्ट है वो ऑपरेट हो गया। अब हमारा डीजी जो सप्लाई है उसका हम लोग वायरिंग कर लेते हैं। फिलहाल मैं सप्लाई बंद कर देता हूँ। डीजी का सप्लाई का क्या था कि डीजी का जो मेन एमसीबी है, ठीक है, इससे हमको एक रिले 2 को ऑपरेट कराना है, ठीक है। और रिले 2 के एनओ से और आपका इलेक्ट्रिक बोर्ड का जो मेन कॉन्टैक्टर है उसके एनसी से होते हुए आपका डीजी का जो मेन कॉन्टैक्टर है उसको उसके कॉइल को होल्ड कराना है, ठीक है। तो चलिए इसका वायरिंग फटाफट कर लेते हैं। इस वायरिंग में मैंने भी एक गलती किया है, वो मैं आप लोग बता देता हूँ। ये जो आपका मेन कॉन्टैक्टर है इलेक्ट्रिक बोर्ड का, इसका जो कॉइल है उसको सप्लाई कहाँ से देना है, जो डीजी का जो कॉन्टैक्टर है उसके एनसी से देना है, ठीक है, ना कि डायरेक्ट देना है। तो मैं A1 को डायरेक्ट यहाँ पे दिया हूँ, इसको इसके एनसी से दूंगा। तो इसके लिए अलग से एडम ब्लॉक की रिक्वायरमेंट पड़ती है। एडम ब्लॉक क्या है मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, इसको हम लोग एडम ब्लॉक कहते हैं। और इसके ऊपर इसको ऐसा प्रेस करके इसमें इंसर्ट करते हैं। तो इसको ऐसा प्रेस कर दीजिए ये ऐसा, ठीक है। वैसे यहाँ पर भी ज़रूरत पड़ेगा, सो इसमें भी मैं एक इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये इंसर्ट कर दिया। अब बाकी वायरिंग करते हैं आगे का। इसके लिए एक और रिले का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, सो मैंने यहाँ पे एक रिले लेके रखा हुआ है। तो ये जो डीजी का जो एमसीबी है उसके कॉइल से इसके फेस से न्यूट्रल से इसको मैं ऑपरेट करूँगा, इसके कॉइल को सप्लाई दूंगा। और इसके एनओ से और इलेक्ट्रिक बोर्ड के एनसी से जो आपका डीजी का जो कॉन्टैक्टर है उसके कॉइल को हमको ऑपरेट कराना है। अब दोस्तों अब डीजी सोर्स का वायरिंग कर लेते हैं। डीजी सोर्स के बारे में क्या किया मैंने, देखिए यहाँ पे मैंने फेस लिया और इस फेस से आपका जो रिले R2 है उसके जो कॉइल है 13 और 14 को सप्लाई दे दिया, ठीक है। ये फेस हुआ और ये मैंने सेकंड इसको न्यूट्रल दे दिया, ठीक है। और यहीं से एक फेस लेके इसके जो कॉमन है जो कि 9 नंबर है उसे मैंने सप्लाई दिया फेस, ठीक है। और यहाँ से जो आउट हुआ है, ये जो आउट हुआ है, ठीक है, 5 नंबर से उसको किस में डालना है, आपको डीजी कॉन्टैक्टर के जो मेन कॉन्टैक्टर है उसके कॉइल में डालना है। बट इससे पहले हमको इंटरलॉक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो सप्लाई है इसको मेन कॉन्टैक्टर के एनसी में डालना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने एनसी लगा के रखा हुआ है, तो एनसी मैंने कनेक्ट कर देता हूँ और यहाँ से जो आउट होगा वो इसको कॉइल में चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसका वायरिंग फट से कर लेते हैं। तो ये मैंने कनेक्शन कर दिया और इसके आउट से इसके कॉइल को सप्लाई देना है। ये इसका आउट है, इंटरलॉक करने के लिए हमको ऐसा करना पड़ता है। और A2 को मैंने ऑलरेडी सप्लाई दे दिया है आपको न्यूट्रल, तो बस फेस इसमें कनेक्ट करना था, तो फेस में कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये हमारा कंट्रोल वायरिंग पूरा कंप्लीट हो गया। और थोड़ा सा बचा क्या था कि ये जो आपका इलेक्ट्रिक बोर्ड का जो कॉन्टैक्टर था इसको इसके एनसी से लेना था, वो हमने नहीं लिया था, तो उसका भी वायरिंग कर लेते हैं। तो इसके कॉइल वाला जो सप्लाई था वो मुझको लिखाना पड़ेगा, कौन सा आपका ये A1 है ना, ये वाला सप्लाई को उठा के इसके एनसी में डालना है और यहाँ से उठा के वापस इसके कॉइल में डालना है। तो वो मैं कर लेता हूँ इसको, है ना। तो क्या करना था कि 28 से जो सप्लाई आया है उसको मैंने इसके कॉइल में डायरेक्ट डाल दिया था, तो वो डायरेक्ट ना डाल के इंटरलॉक करने के लिए इसके एनसी से लेना है। तो 28 में मैंने सप्लाई डाला, ये इसको जो डीजी का जो कॉन्टैक्टर है उसके एनसी में डालना है। ये आपका एनसी पॉइंट है। मतलब जो एनो पॉइंट था वहाँ से निकाल के मैंने एनसी में डाला और एनसी से जो आउट होगा इसको कॉइल में डालना है। तो ये मैंने कंट्रोल वायरिंग पूरी कर ली है और इसको ऑन करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं CSV ऑन करता हूँ। तो जैसे मैं ऑन करूँगा मेरा ये वाला कॉन्टैक्टर ऑपरेट होगा। देखिए रिले वन ऑन हुआ, उसके बाद टाइमर ऑन हुआ और इसके बाद ये जो कॉन्टैक्टर है वो कुछ टाइम के बाद ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो वेट करते हैं, इसमें टाइम डला हुआ है। देखिए ऑन हो गया, ठीक है। अब मैं CSV का सप्लाई इसको बंद कर देता हूँ और DG का सप्लाई ऑन करता हूँ
और उस कंडीशन में मेरा ये वाला जो कॉन्टैक्टर है वो ऑन होना चाहिए। तो चलिए इसको ऑन करते हैं। देखिए ये ऑन हो गया, ठीक है। अब हमने क्या कंडीशन डाला था कि आपका डीजी का सप्लाई चल रहा है, उसी समय इलेक्ट्रिक बोर्ड का सप्लाई आता है, तो वो डीजी का सप्लाई को बंद कर देना चाहिए, इलेक्ट्रिक बोर्ड का सप्लाई को ऑन कर देना चाहिए, ठीक है। तो ये चालू है और उसमें इलेक्ट्रिक बोर्ड का सप्लाई को ऑन करते हैं, तो ये वाला बंद हो जाना चाहिए और ये आपका जो कॉन्टैक्टर वो ऑपरेट होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए ये हमारा रिले ऑन हुआ, ठीक है। तो दोस्तों अभी हमने चेक किया था, उसमें ऑपरेट नहीं हो रहा था, मतलब प्रायोरिटी आपका CSB को देना था, वो CSB नहीं दे रहा था। उसका एक रीज़न मेरे को समझ में आ गया। यहाँ पे क्या करना है, ये जो आपका डीजी को जो सप्लाई दिया हुआ है, इसमें R1 का NC मुझको देना है, ठीक है। मतलब R1 NC रहे, ये वाला, ये जो R1 है NC रहे, तभी आपका डीजी ऑपरेट होना चाहिए, ठीक है। तो वो मैं यहाँ पे NC एक और दे देता हूँ, उसके बाद ये मेरा जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसमें मैं NC अलग से ऐड कर देता हूँ। तो इस ड्राइव में आप लोग थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। इसमें R1 का ये जो डीजी वाला जो मेन कॉन्टैक्टर है, उसके कॉइल को सप्लाई जाने से पहले R1 का NC भी इसमें यूज़ करना है, ठीक है। तो चलिए वो वायरिंग कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग चेक करके देखते हैं। तो R1 का NC लेना है, इसका मतलब क्या करना है कि जो A1 में जो सप्लाई आया हुआ है, ठीक है, वो ये जो आपका R1 है, इसके जो कॉमन पॉइंट है वहाँ पे डालना है और उसके NC से निकाल के इसके कॉइल में सप्लाई डाल देना है, ठीक है। तो इसका कॉमन पॉइंट और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आपका 12 कॉमन पॉइंट है और इसमें से 4 आपका NC निकल रहा है। तो ये जो कॉइल है, कॉइल में जो सप्लाई गया है, इसको मैं डिस्कनेक्ट करूँगा, इसको मैं 12 नंबर में डालूंगा और यहाँ से जो सप्लाई आएगा आपको 4 नंबर से, उसको इसके कॉइल में डाल दूंगा, तो मेरा प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा। तो इस पॉइंट को मैं निकाल देता हूँ। और इसको जो R1 है उसे कहाँ पे डालना है, 12 में डालना है, जो कि कॉमन है। 12 वाला पॉइंट ये है, तो ये मैंने यहाँ पे डाल देता हूँ इसको। ठीक है। और इसका NC पॉइंट आपका कौन सा है, 4 नंबर है, तो 4 नंबर से वायर निकाल के इसको कॉइल में मेरे को कनेक्ट करना है। 4 नंबर वाला पॉइंट ये है, इसको निकाल के आपको कॉइल में डाल दीजिए। हमने वायरिंग कंप्लीट कर लिया है, अब इसको टेस्ट करके देखते हैं। सबसे पहले CSB का मैंने ऑन किया, ठीक। आपका रिले वन ऑपरेट हुआ, देन टाइमर ऑपरेट हुआ और उसके बाद में ये आपका R1 जो इलेक्ट्रिक बोर्ड का जो कॉन्टैक्टर वो ऑपरेट होगा। तो इसमें टाइमिंग मैंने ज़्यादा सेट करके रख दिया है। देखिए ये ऑपरेट हो गया, ठीक है। और अभी अगर डीजी का सप्लाई ऑन करूँगा तो ऑन नहीं होगा ये। देखिए रिले तो ऑपरेट हुआ बट ये ऑन नहीं हो रहा है ना। लेकिन जैसे ही आपका डीजी का सप्लाई ऑफ होगा, ये हमारा कॉन्टैक्टर कैसा हो जाएगा, ऑपरेट हो जाएगा। तो चलिए इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे ही CSB का सप्लाई आएगा, ये आपको ऑफ हो जाना चाहिए। CSB को ऑन कर देते हैं। देखिए मैंने CSB का सप्लाई ऑन किया और मेरा कॉन्टैक्टर ऑफ हो गया और ये मेरा इलेक्ट्रिक बोर्ड वाला ऑन हो गया और ये ऑफ हो गया, ठीक है। अब इसमें हम लोग लोड कनेक्ट करके देखते हैं। लोड इसमें कनेक्ट करना बचा है, लोड कनेक्ट करके भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है। अब डीजी का सप्लाई ऑन करता हूँ, तो डीजी का सप्लाई ऑन करूँगा तो चालू नहीं होना चाहिए, है ना, मतलब ये कॉन्टैक्टर ऑपरेट नहीं होना चाहिए। तो चलिए डीजी को ऑन करते हैं। अब CSB को बंद कर देते हैं, डीजी को ऑन करते हैं। डीजी ऑन किया, देखिए चालू हो गया, ठीक है। अब CSB का लाइट अगर आता है उस कंडीशन में ये ऑफ हो जाना चाहिए और वापस ट्रांसफ़र होके ये चालू हो जाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसको बंद कर इसको ऑन करते हैं। देखिए बंद हुआ और कुछ देर बाद में वापस से चालू हो जाना चाहिए, क्योंकि हमने प्रायोरिटी किसको रखा है, CSB को हमने दे के रखा हुआ है। देखिए ऑन हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग एक ऑटो ट्रांसफर स्विच का वायरिंग करते हैं। और दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, साथ साथ मेरे चैनल
इलेक्ट्रिकल्स गाइड को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि इसी प्रकार के वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ क्वेरीज होगा तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि मैं उस पर अलग से वीडियो बना सकूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शुक्रिया।